नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षक बंधुओं का वेलकम, अभिनंदन है। मैथ्स पेडागोजी के क्लास नंबर 6 की बात करेंगे। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। आपका अपना टीचर्स फैमिली यूट्यूब फैमिली जयसवाल कोचिंग सेंटर। मैं आपके साथ जयसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। नए क्लास में मैथ्स पेडागोजी के क्लास नंबर 6 की बात करेंगे। क्लास नंबर 6 में 15 बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन करेंगे। आई होप आप लोग इसके पिछले क्लासेज आपने अगर ज्वाइन ऑलरेडी कर लिया होगा। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में आपको मैथ्स पेडागोजी का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 बल देती है। ये काफ़ी बार आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है। तो एनसीएफ 2005 किस पर बल देती है? गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। निम्न उपलब्धकर्ताओं के लिए गणित पाठचर्या अलग होनी चाहिए। देखिए, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 बल देती है कि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक होनी चाहिए। 100% बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें। आपको ओपिनियन क्या है, आपका फीडबैक क्या है, आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना अपना फीडबैक बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, एनसीएफ 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह केंद्रित है। यानी कि एनसीएफ राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है। क्यों देती है? क्योंकि यह केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन पर केंद्रित है। परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने में केंद्रित है। नियमित गृह कार्य जमा करने में केंद्रित है। यह गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता में केंद्रित है। तो सभी को पता है कि रचनावादी उपागम पर एनसीएफ 2005 बल देती है, जो अधिगम का रचनावादी उपागम है, क्योंकि ये गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर केंद्रित होती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर है, एनसीएफ 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? खोजबीन उपागम का प्रयोग करने के साथ साथ हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। तो राइट ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कि एनसीएफ 2000 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो खोजबीन उपागम के प्रयोग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। हस्तचालकों का प्रयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन में जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करके प्राप्त किया जा सकता है। अब बात करेंगे चौथे प्रश्न की। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, तार्किक रेखा, विश्लेषिक सोच या इनमें से सभी? नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का, हर एक फीडबैक का, हर एक क्लास का अपना अपना ओपिनियन फीडबैक कर सकते हैं। तो गणित के अध्ययन में बच्चे, देखिए बच्चे की बात कर रहे हैं, गणित के अध्ययन की बात कर रहे हैं, किस गुण का विकास होता है? देखिए आत्मविश्वास का भी होता है, तार्किक रेखा भी होता है और विश्लेषित सोच का भी होता है। अर्थात हम उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार आपके है सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, यूपीटीटी में पूछा गया प्रश्न है और एमपीटीटी में भी आपका यह पूछा गया प्रश्न है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न बन जाता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व सांस्कृतिक, मानसिक, व्यवहारिक या आध्यात्मिक रूप में है। तो सभी जानते समझते हैं, आप लोग ज्ञानी, सबक, व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं और जयसवाल सर आप सभी का, हर एक भाई बहने, गृहिणी का, सभी का वेलकम, अभिनंदन, स्वागत करते हैं, जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना। प्राथमिक स्तर पर गणित का जो महत्व होता है वह व्यवहारिक रूप में होता है। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है।
दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। देखिए एनसीएफ ये मानता है कि गणित में सोचने और तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है और इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो निश्चित तरीका निहित है। देखिए आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, तो ये जो आपका यह सिद्धांत पालन नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है, आंकिक प्रश्नों को हल करने निर्धारित सूत्र बताना, तो ये हमारा क्या है, सिद्धांत पालन नहीं कर रहा है। बाकी पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों को लिखने का तरीका यह बिल्कुल सही है। कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास और उसे पढ़ाने की विधि, तो ये तीनों सही दिए गए हैं आपका BCD। और एक कथन आपका सिद्धांत जो है पालन नहीं कर रहा है, किसके, एनसीएफ 2005 में सोचने एवं तर्क एवं निश्चित का तरीका निहित में। अगला प्रश्न है, NCERT से भी प्रश्न आता है, सभी को पता है। NCERT की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं, कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया है। नहीं, NCERT कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक आप देखेंगे तो कुछ पाठों में शीर्षक इस प्रकार मिलेंगे, कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया को कुछ ऐसी दिखती है। तो यह परिवर्तन किया गया है। कबाड़ बेचने वाले और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, उन्हें अलग अलग समझाने के लिए, यह दैनिक जीवन से जोड़ते हुए रोचक बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे। देखिए कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, मतलब ये दैनिक चीज़ों से संबंधित है। तो दैनिक जीवन में जोड़ने जाए, यह रोचक बनाने के लिए यह जो पाठ के शीर्षक रखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। सभी कमेंट करें जिनका सपना है, हर एक भाई बहन, हर एक गृहिणी, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी डाउन नहीं करना, एनर्जी बरकरार है साथियों, तो सिलेक्शन का रास्ता भी बरकरार है, आपके सपने ड्रीम्स बरकरार है। और माँ सरस्वती से अभिनंदन प्रार्थना है कि आप लोग जो मेहनत करते हैं उस मेहनत जरूर साकार होगा। तो अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण जो प्रारंभ होता है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर या उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट करेंगे। साथियों अमूर्तता की बात करते हैं, अमूर्त की बात कर रहे हैं, तो अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण जो प्रारंभ होता है वह हमारे किससे होता है, तो वह प्राथमिक स्तर से ही होता है, प्राइमरी लेवल से ही होता है। क्योंकि इस स्तर पर बच्चों में कल्पना करने की, सोचने की क्षमता धीरे धीरे विकसित होती है या विकसित होता है। NCERT 2005 बल देता है रटने पर, करके सीखने पर, सूत्र याद करने पर, सवाल हल करने पर। और ये प्रत्येक बार TT एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। तो NCERT 2005 बल देता है करके सीखने पर बल देता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, टोटल 15 प्रश्न करेंगे आपके, जैसे आपके एग्जाम पर 15 प्रश्न पेडागोजी के और 15 प्रश्न आपके कंसेप्ट के मैथ्स में पूछे जाते हैं। और टोटल आउट ऑफ 150 में से 90 नंबर की आपकी पेडागोजी पूछी जाती है। NCERT 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक आधारित या उपयुक्त। सभी की बात करेंगे या ये सभी की बात कर रहे हैं। देखिए NCERT 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण जो होना चाहिए वह बाल केंद्रित होना है, बालक पर केंद्रित होना चाहिए। क्योंकि बालक पर केंद्रित होगा, इससे क्या होता है, बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा की जा सकती है, इसलिए बाल केंद्रित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून एक मौलिक अधिकार है? 5 से 15 वर्ष, 6 से 12, 6 से 14, 6 से 16। तो आपने बहुत पढ़ा होगा निःशुल्क शिक्षा अभियान जो एक चला था, 6 से 14 वर्ष की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कि 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है वांछनीय है? एक वांछनीय और अवांछनीय, ये इन दोनों शब्दों को समझना बहुत ही जरूरी है। खुली पुस्तक परीक्षा में बेचना चाहिए
या खुली पुस्तक परीक्षा से यहाँ पे बचना चाहिए, सॉरी होगा, क्या होगा यहाँ पे लिखा हुआ है बचना चाहिए, मतलब खुली पुस्तक परीक्षा से क्या है बचना चाहिए। और बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले या ओपन एंडेड प्रश्नों को बचना चाहिए। भ्रांति मतलब क्या होता है सभी लोग समझ गएंगे, आपने पढ़ा होगा हिंदी व्याकरण में भ्रांति अलंकार। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। साथियों देखें, बाकी ये खुली पुस्तक परीक्षा से बचना, ये तीनों क्या है अवांछनीय प्रक्रिया है, लेकिन जो वांछनीय प्रक्रिया वह संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये हमारी क्या हो जाएगी वांछनीय हो जाएगी, बाकी ये तीनों अवांछनीय हो जाएंगी। क्योंकि सभी जानते संकल्पनाओं को अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे क्या होता है शाब्दिक समस्याएं हल करते समय बच्चों को पता चले कि जोड़ घटाना गुणा करना है या फिर इसमें भाग देना है। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, इसके बाद दो प्रश्न और करेंगे, इस क्लास को फिर कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक के रूप में लिखना चाहिए। या संख्याओं को अनुक्रम असंगत को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए साथियों, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए कौन सा कथन सत्य होगा कि संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, हम पिछले एक प्रश्न में ही बात कर चुके हैं। और संख्याओं के अनुक्रम असंगत को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो अनुक्रम के असंगति हैं होती उनमें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ए और डी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात हम फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं। कोई भी डाउट हो यहाँ पे आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। देखिए समझने वाली बात है, संख्याओं को पढ़ाने के लिए संख्याओं में अनुक्रम असंगत तथा संख्याओं के अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे क्या होता है प्राथमिक स्तर पर संख्या की अवधारणा के विकास का अनुक्रम है। संख्या बोध में संख्या पैटर्न की ओर बढ़ाना है। संख्याओं के मध्य संबंध देखना, संबंधों में पैटर्न खोजना, ताकि बच्चों में जीवन उपयोगी कौशल विकसित हो सके। अगला प्रश्न है गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। यह गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। देखिए गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, यह कथन आपके गणित की प्रकृति में संबंध है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। गणित में विचारों में सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं, तो ये हमारा जो है कथन सत्य नहीं होगा, पहला ही ऑप्शन असत्य हो जाएगा। क्योंकि सभी जानते हैं गणित की प्रकृति को दर्शन के आधार पर निम्न प्रकार से समझा जा सकता है कि गणित संख्याएं, स्थान मापन आदि का अध्ययन है। गणित अमूर्त प्रत्ययों को समझने में सहायता करता है। गणित के ज्ञान से वस्तु स्थिति क्या है स्पष्ट हो जाती है। गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। गणित ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। यह समझने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 1/4 जो है 1/3 से छोटा है। ये कौन सी योजना जो है सबसे अधिक उपयुक्त होगी। डायनिक्स बॉक्स का प्रयोग करना, संख्या चार्ट का प्रयोग, लघुत्तम समावर्तक विधि का प्रयोग, या कागज की पट्टियों का प्रयोग। देखिए आप शिक्षक हैं, आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, अब आप लोग बच्चों को कैसे समझाएंगे कि 1/4 जो है भाई 1/3 से छोटा है। हम जानते हैं कि कोई एक लकड़ी के टुकड़े को 1/3 भाग में करें, 1/4 भाग में करेंगे तो छोटे छोटे हो जाएंगे, डेफिनेटली है। तो 1/4 करेंगे छोटे हो जाएंगे, 1/3 रहेंगे तो थोड़ा बड़े रहेंगे, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन बच्चों को अगर समझाना हो तो उसके लिए कागज़ की पट्टियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कागज़ की पट्टी वो समझ जाएंगे। मान लीजिए एक ऐसी पट्टी ले लीजिए,
ठीक है। उसमें से पहले आप 4 भाग कीजिए पट्टी को, तो ठीक है 1 2 3 ये 4 भाग हो जाएंगे। फिर उतनी ही पट्टी आप एक और लीजिए, उस पट्टी में फिर आपको क्या है 3 भाग ही करना है, 1 2 3। तो आप इससे बच्चों को समझा सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आई होप ये क्लास आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। नीचे कमेंट करके बताएं 15 में से आपने अपना फीडबैक, अपना कमेंट, अपना स्कोर कितना प्राप्त किया है, 8+, 10+ या 12+ या आउट ऑफ 15 में से 15 नंबर आपने प्राप्त किया है। और हर एक क्लास आपकी चल रही, EVS की क्लास चल रही है, पेडागोजी मैथ्स की चल रही है, मैथ्स कंसेप्ट की क्लासेज भी आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट चेक कीजिए और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकें, बेहतर तैयारी के साथ प्रिपरेशन के तार इस बार अब आपका सिलेक्शन कंफर्म हो सके। तो मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।